guys, welcome back to my channel Stuti Comtech. I hope you guys are doing absolutely fine. So in today's video, we will be learning about how to record transactions. This particular chapter plays a very important role in accounts. I have explained this chapter with the help of the various examples. So I request you guys to stay tuned till the last. So without further ado, let's get started with the video. First of all, let us understand what is transaction. Transaction actually में होता क्या है? As you can see on the screen, it's an agreement between buyer and seller to exchange goods, services or financial instruments. It must be in monetary terms. It has an impact on the financial statements of a company. It is recorded on the financial statements of a business. So basically हम किस चीज को ट्रांजैक्शन बोलते हैं? ट्रांजैक्शन वो चीज होती है जब किसी भी बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है कुछ बाय करने का, या तो बायर कुछ बाय करेगा और सेलर कुछ सेल करेगा, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और जब भी ट्रांजैक्शन होता है अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि वो हमेशा होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में। किसमें होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में। और जो अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो इम्पैक्ट करेगा तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में, प्लस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। और ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? इम्पैक्ट भी करता है और रिकॉर्ड भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस में। तो ट्रांजैक्शंस को ही हम क्या करते हैं, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। What are the steps in recording transactions? Guys, कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो नहीं करोगे तो आप अच्छे से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। प्लस ये वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली ये वाली जो सीरीज होगी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की, वो इसके 3 से 4 वीडियोस आएंगे। तो आप जो चारों वीडियो हो वो जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप चारों वीडियो नहीं देखोगे आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी कि कैसे एक्चुअल में अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है ascertaining names of account after examining of business transaction. Step 2 होता है choosing the approach to follow, modern or traditional. Step 3 analyze nature of accounts involved. Step 4 examine of names of accounts to be debit or credit. Step 5 fill in the related information. And step 6 writing narration of the transactions. ये सारे steps बहुत ज्यादा important हैं, और अगर आप एक भी step मिस आउट कर दोगे तो जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये 6 स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज मैं आगे आपको समझाऊंगी क्या होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो सब चीजों को अच्छे से समझना। मैं बोलूंगी कि कॉपी में अच्छे से नोट्स बना बना के समझना, ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आ जाए। तो देखते हैं इसका स्टेप 1 क्या है। तो जो इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है ascertaining names of accounts after examining the business transactions. सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जितने सारे हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जितने सारे ये हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जैसे कि शिवम स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000, ही परचेज फर्नीचर for 4,000, he purchased goods for 8,000, goods sold for 9,000. These are all are called transactions. ये जो सारी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं transactions. तो स्टेप 1 आपको यही देखना है कि ये सारे क्या ट्रांजैक्शंस हैं कि नहीं, ये सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं कि नहीं। जब तक ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स का रूल ही यही बोलता है कि कोई भी चीज अगर मॉनेटरी नहीं होगी तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये जितने सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो मॉनेटरी है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका स्टेप 2 क्या होता है, देखते हैं इसका स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 होता क्या है? स्टेप 2 होता है चूजिंग द अप्रोच टू फॉलो।
दैट इज मॉडर्न और ट्रेडिशनल। सो अकाउंटिंग में हमारे 2 अप्रोचेस होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट इज मॉडर्न एंड सेकेंड इज ट्रेडिशनल। सो जो आज का वीडियो है, जो आगे आने वाली स्लाइड्स हैं, उसमें मैं आपको सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों एक साथ बताऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में होता क्या है। तो जैसे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि सिर्फ 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। पहला है पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल के टाइप्स क्या होते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल के रियल एंड नॉमिनल। इसको हम आगे वाले स्लाइड्स में समझेंगे कि पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रूल्स लगते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं, चलिए इसका मीनिंग क्या होता है पर्सनल और इम्पर्सनल का। सो गाइस, पर्सनल से हमको क्या समझ आ रहा है? पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पर्सन। किसी भी बंदे का नाम होगा तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स। These are defined as all such accounts which are meant to record all business transactions related to individuals and partnership firms. अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, तो हम इसको बोलेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है? पर्सनल अकाउंट्स को। जैसे कि कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये भी इसी में आता है। किस में आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो मेन पर्पस क्या होता है? इज टू असर्टेन बैलेंस ड्यू फ्रॉम पर्संस। अगर किसी बंदे से किसी का भी बैलेंस ड्यू है तो अगर इस पर्सनल अकाउंट्स को हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पैसा किसी को देना है या कितना पैसा किसी से लेना है। वन मोर टाइम, अगर पर्सनल अकाउंट्स हमको ये बताता है कि कितना पैसा हमको किसी को देना है या कितना पैसा हमको किसी से लेना है, ये आपको पर्सनल अकाउंट्स बताएगा। तो all such accounts which are meant to record all the business transactions related to individuals or partnership firms are called as personal accounts. उसको हम personal accounts बोलते हैं। अब देखते हैं personal accounts के types क्या होते हैं। So there are 3 types of personal accounts as I have already told you. First is natural, second is artificial and third is representative. नेचुरल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है रिलेटेड टू सप्लायर, प्रोप्राइटर, रिसीवर ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ नेचुरल पर्सन सच एज रोहन, सोहम, सुमन एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में किसी बंदे का नाम आ जाता है तो वो तुम्हारा नेचुरल में चला जाएगा। ठीक है, नेचुरल में चला जाएगा और उसका हेड क्या होगा? पर्सनली उसका हेड होगा। नेचुरल में जाएगा और पर्सनल उसका हेड होगा। For say, Sohan started business with ₹20,000. क्या है? सोहन started business with 20,000. तो जो सोहन नाम आ गया तो ये क्या हो गया? नेचुरल हो गया। किस में आ गया? नेचुरल। और इसका हेड क्या हो गया? पर्सनल। इसका हेड हो गया पर्सनल और सब हेड हो गया तुम्हारा नेचुरल। हेड हो गया पर्सनल और सब हेड हो गया नेचुरल। अब दूसरा आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या बोलता है? इट मीन्स अकाउंट्स ऑफ लीगल एंटिटीज इन द नेचर ऑफ द लिमिटेड कंपनीज। मतलब जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं अगर उनका कहीं नाम आता है तो वो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो ऐसे लोग जो क्रिएट करे हैं लॉ ने। आर्टिफिशियल पर्सन आर क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनीज एक्ट में हम पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, तो वही। फॉर से किसी कंपनी का नाम आ गया जैसे कि हिंदुस्तान लीवर्स, पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल अकाउंट। अब तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या बोलते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है इट मीन्स द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। देखो, रिप्रेजेंटेटिव एक वर्ड है, पर्सनल अकाउंट्स एक वर्ड है, तो इसको ऐसे देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इट मीन्स द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। For say if salary is due to the employees, an outstanding salary account will be
created and it will represent amount payable to employees. इसका मतलब ये होता है कि फॉर से अगर आपको किसी को सैलरी देना है आपके बिजनेस में और वो ड्यू है, ठीक है, तो हम अलग से एक आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो क्या बताएगा, हमको ये बताएगा कि कितना पैसा हमको एम्प्लॉयज को देना है। तो ये होते हैं पर्सनल के 3 टाइप्स। आगे हम देखते हैं कि इम्पर्सनल के क्या क्या होते हैं। तो गाइस, इम्पर्सनल में आता है, पहला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट स्टैंड फॉर द रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं तुम्हारी बिजनेस में, मतलब जितने भी एसेट्स हैं तुम्हारी बिजनेस के और प्रॉपर्टीज हैं, वो तुम्हारी आ जाएंगी रियल अकाउंट में। क्या आ जाएंगी? रियल अकाउंट में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? या तो वो टैंजिबल हो सकता है या इनटैंजिबल हो सकता है। टैंजिबल के एग्जाम्पल्स क्या है? कैश, बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटैंजिबल के क्या है? गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। तो जो भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टैंजिबल और दूसरा होता है इनटैंजिबल। अगर आपको पता नहीं है टैंजिबल क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। टैंजिबल मतलब होता है दोज थिंग्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको तुम टच कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं टैंजिबल। इनटैंजिबल क्या मतलब होता है? इनटैंजिबल मतलब कि जो फिजिकली तुमको दिखता नहीं है लेकिन वो होता है। फॉर से गुडविल, पेटेंट राइट्स, ये सब होते हैं तुम्हारे इनटैंजिबल एसेट्स। तो अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें कि रिसोर्सेज इन्वॉल्व है तो हम उसको लिखेंगे रियल अकाउंट में। किस में लिखेंगे? रियल अकाउंट में। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है? सो नॉमिनल अकाउंट को हम रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट भी बोलते हैं। प्लस नॉमिनल अकाउंट ऑफ दोज विच रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो रिलेट करते हैं आपके एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, गेन से और रेवेन्यू से। दीज आर सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है। मतलब ये सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट है। मतलब नॉमिनल अकाउंट्स के रूल को ये फॉलो करते हैं। जो आगे वाली स्लाइड है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों के रूल क्या होते हैं। सो नॉमिनल अकाउंट का एक और चीज है कि व्हेन सफिक्स और प्रीफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। फॉर से अगर सिर्फ रेंट दिया है तो वो होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा? वो होगा नॉमिनल अकाउंट। बट अगर आपको रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट दे दिया है, उसके साथ एक प्रीफिक्स लग गया है, तो वो आपका बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कुछ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉलो करते हैं। तो पहला रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। फॉर से अगर आपका कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है तो तुमको एक रूल फॉलो करना है, वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो दे रहा है तुम उसको डेबिट करोगे और जो रिसीव कर रहा है उसको तुम डेबिट करोगे और जो गिवर है उसको तुम क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? रियल अकाउंट ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है उसको तुम डेबिट करो, जो जा रहा है तुम उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उसको तुम डेबिट करोगे और कितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको तुम क्रेडिट करोगे। Guys, let us understand all the things with the help of examples.
So first example is Shivam started business with 20,000. अगर आप accounts कोई भी बुक से solve कर रहे हो तो जो अगर recording of transactions का chapter होगा उसमें आपको solve करने के लिए बहुत सारे examples देंगे, उसके accordingly आपको solve करना है। तो जैसे मैं आपको अभी example से समझा रही हूँ कि कैसे कैसे चीजों को record करना है। ठीक है, तो पहला जो example है वो है शिवम started business with 20,000, मतलब शिवम ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से। तो सबसे पहले स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो इन दिस केस अकाउंट्स इन्वॉल्व आर कैश एंड कैपिटल। एक कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश इनिशियल स्टेज में आ रहा है, मतलब जस्ट बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और कैश आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में कैपिटल। गाइस, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको चेकआउट कर लेना ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि किस टर्म का मतलब क्या होता है। स्टेप 2 क्या होता है, हमको देखना है कि नेचर ऑफ द अकाउंट्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का है। तो जैसे कि इसमें कैश है रियल नेचर का और कैपिटल है पर्सनल नेचर का। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश रियल नेचर का क्यों है, क्योंकि कैश एक रिसोर्स है बिजनेस का। तो रियल अकाउंट के हम डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, रियल अकाउंट में ऐसी चीजें आती हैं जो बिजनेस की रिसोर्सेज होती हैं, जो कि टैंजिबल भी हो सकती है और इनटैंजिबल भी हो सकती है, इसलिए कैश को हम रियल अकाउंट में लिखते हैं। अब आता है कैपिटल। कैपिटल को हम पर्सनल में क्यों लिखे, क्योंकि कैपिटल एक पर्सन लेके आ रहा है, क्योंकि कैपिटल एक पर्सन लेके आ रहा है, इसलिए हम कैपिटल को पर्सनल में क्लासिफाई किए हैं। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है अप्लाई द रूल्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। अब आपको रूल्स अप्लाई करना है जो अकाउंटिंग में दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये सारी जो रूल्स हैं आपको वो अकाउंट देख के कि कौन सा अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। जैसे कि रियल का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो in this particular transaction, what is coming in? Cash is coming in. So we will debit cash. And personal. तो personal का रूल क्या होता है? Debit the receiver, credit the giver. So in this particular example, first you have to identify who is the giver. So in simple terms, Shivam is the giver. So you need to credit Shivam. So what you need to do? You need to credit Shivam. Then step 4, how it will affect. So ये कैसे affect करेगा? So cash will be debited as I have already told you and capital will be credited. So cash will be debited and capital will be credited. So कोई भी जब आप कोई भी आपके सामने ट्रांजैक्शन आता है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सो अगर आप अभी इनिशियली सीख रहे हो कि कैसे सब चीज करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्लीज घबराना मत, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना, ताकि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से आप इनको एक एक चीजों को समझ सको। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश दैट इज 4,000। अब इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है कि हमने परचेज किया फर्नीचर किस में, कैश में, कितने में, 4,000 में। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि पहले देखो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे कि आप ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ जाओगे कि एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है और एक है कैश अकाउंट। अब आपको देखना है कि इसका नेचर क्या है। तो इन दोनों अकाउंट का नेचर रियल है। अब आप सोच रहे होगे रियल क्यों है, क्योंकि परचेज किया है उसने फर्नीचर बिजनेस के लिए, तो वो क्या हो गया, बिजनेस का रिसोर्स हो गया, इसलिए वो रियल में आता है। अब आपको क्या करना है, रूल्स अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। तो रियल का रूल क्या बोलता है, रियल ये बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट क्या होगा इसमें,
फर्नीचर इज कमिंग इन, सो फर्नीचर आपका डेबिट हो जाएगा, एंड कैश इज गोइंग आउट, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि कैश क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो आप फर्नीचर खरीद रहे हो, अगर आप कुछ चीज खरीदते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, बिजनेसमैन को पैसे देने पड़ते हैं, शॉपकीपर को, तो वो शॉपकीपर को पैसे देगा। जैसे कि देखो ये आपका बॉक्स है पैसे का, इसमें आपके पैसे रखे हैं, ठीक है, और ये बिजनेसमैन की शॉप है, इसमें उसने फर्नीचर रखा है, तो अगर आप बिजनेसमैन को कैश दोगे तभी तो वो आपको फर्नीचर देगा। जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप कोई भी शॉपकीपर के पास जाते हो, फॉर से अगर आप दाल लेने गए हो तो दाल लेने के लिए आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे तभी वो दाल देगा ना। तो यही सिंपल रूल आपको अकाउंट्स में भी अप्लाई करना है, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। तो आपने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर आपके पास आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, तो वो रियल अकाउंट, फर्नीचर एक रियल अकाउंट के नेचर का है, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट द फर्नीचर एंड क्रेडिट द कैश। तो डेबिट में आप फर्नीचर लिख दोगे और क्रेडिट में आप कैश लिख दोगे, ठीक है। इसके जो आने वाली वीडियो होगी इसमें मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लिखते हैं। इसमें जस्ट आप ये समझ लो कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फॉर 8,000, मतलब आपने गुड्स परचेज किए हैं 8,000 के। सो पहला स्टेप, अकाउंट्स आपको कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो है परचेज अकाउंट और एक तो है कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होता है, नेचर होता है रियल, दोनों का नेचर रियल होता है, क्योंकि गुड्स रियल नेचर का क्यों है, क्योंकि वो बिजनेस रिसोर्सेज है, उससे आप आगे की और चीजें प्रोड्यूस करोगे, इसलिए वो आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, इसलिए वो आपके परचेज में आएगा और वो आपके रियल अकाउंट में आएगा। और दूसरा है कैश, कैश का मतलब क्या होता है कि पैसा, वो आपका बिजनेस रिसोर्सेज है, फॉर से आपने जो कैपिटल लगाया बिजनेस में, मतलब बिजनेस को आपने पैसा दिया, कैश, वो कैश आप रखोगे, उसी से आप सारी चीजें परचेज करोगे, तो कैश भी हमारा रियल है, वो हमारा बिजनेस रिसोर्सेज है। अब आप देखोगे रूल्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग आप कौन सा अप्लाई कर सकते हो, तो रियल वाला क्या बोलता है, रियल यही बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेम थिंग, देखो गुड्स आप परचेज कर रहे हो, कोई चीज आप परचेज कर रहे हो तो आप पैसे दोगे, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है बिजनेस से, जो कैश है वो बिजनेस से जा रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और जो गुड्स है वो बिजनेस में आ रहे हैं तो उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप डेबिट कर दोगे। सो गाइस देखो, आप ये सोच रहे होगे कि हम गुड्स क्यों नहीं लिखे हैं, जैसे आप सोच रहे होगे कि गुड्स को डेबिट करना तो हम इसको स्पेसिफिक नाम परचेज क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं क्योंकि हमेशा जो हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, जो रॉ मटेरियल्स हम खरीद रहे हैं उसको हम एज अ परचेज नोट करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि तो मैम आपने फर्नीचर को परचेज क्यों नहीं दिया, क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए हम उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते तो वो गुड्स में आ जाता, लेकिन हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ एसेट यूज कर रहे हैं, फॉर से आपके कंप्यूटर को रखने के लिए हम फर्नीचर लिए हैं, इसलिए हम इसमें परचेज नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे फर्नीचर। लेकिन गुड्स को हम परचेज क्यों लिखेंगे, गुड्स में स्पेसिफिकली हम परचेज क्यों लिखेंगे, क्योंकि उससे आप आगे की चीजें करोगे, आगे के उसमें आपको बिजनेस के पैसे आएंगे, वो एज आप रॉ मटेरियल यूज करोगे, हम सब चीजें उसमें यूज करेंगे, हम उससे चीजें बनाएंगे, इसलिए हम उसमें परचेज लिखेंगे। तो डेबिट द गुड्स रिटर्न एज परचेज, उसमें हम परचेज लिखेंगे, एंड क्रेडिट द कैश, और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है और गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, इसलिए डेबिट द गुड्स एंड रिटर्न एज परचेजेस एंड क्रेडिट द कैश। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर 9,000, मतलब आपने जो गुड्स हैं उसको आपने सेल कर दिया कितने का, 9,000 का। तो पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो इसमें पहला जो है वो इन्वॉल्व है सेल्स और दूसरा है कैश,
नेचर ऑफ द अकाउंट्स क्या है, रियल। अब आप सोचोगे दोनों रियल क्यों है, क्योंकि जो गुड्स आपने बनाए थे वो आपका एक बिजनेस रिसोर्सेज है, और कैश तो आपका बिजनेस रिसोर्सेज है ही, क्योंकि उससे आप डिफरेंट चीजें खरीद रहे हो। अब आप क्या करोगे, रूल्स अप्लाई करोगे अकाउंटिंग के। तो रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें क्या हो रहा है, कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट। मतलब देखो, आपने गुड्स बनाए और गुड्स आपने सेल कर दिए, तो जब आप गुड्स सेल करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे। क्या आएंगे, पैसे आएंगे। और जो गुड्स हैं वो आप जो गुड्स ले रहा है उसको आप दे दोगे, तो गुड्स आपके बिजनेस से चले जाएंगे, तो इसलिए गुड्स आर गोइंग आउट। तो इसलिए डेबिट द कैश एंड क्रेडिट द गुड्स रिटन एज सेल्स। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे अगर आप कोई भी चीजें अगर आप बेच रहे हो ना, अगर आप कोई भी चीजें सेल कर रहे हो और वो आपका गुड्स है, मतलब जिसमें कि आप नॉर्मली डील करते हो, जिससे कि आपकी इनकम आती है, उसको आप सेल कर रहे हो, तो हम उस गुड्स को लिखते हैं सेल्स, क्योंकि हम उस गुड को सेल कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एज अ गुड्स नहीं लिखते, एज अ हम उसको अकाउंट्स में हम उसको नोट करते हैं एज अ सेल्स। सो जैसे कि अगर आपने गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने गुड्स परचेज किए, तो अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो उसको फर्दर कुछ बनाने के लिए या उसको रीसेल करने के लिए भी अगर आप परचेज कर रहे हो, जिससे कि आपकी इनकम आती है, जिससे कि आपका मेन प्रॉफिट होता है, तो अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आप उसको परचेजेस लिखोगे। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो गुड्स को तो आप उसको लिखोगे परचेजेस, और अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो आप उसको लिखोगे सेल्स। ठीक है। अब क्या है, पेड सैलरीज फॉर 5000, मतलब आपने 5000 की सैलरी पे कर दी। सैलरी आप किसको पे करोगे, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं को तो पे करोगे ना। तो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है सैलरीज अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। अब आप देखोगे इसका नेचर क्या है। पहला नेचर क्या है, सैलरी का नेचर क्या है, नॉमिनल, और कैश का क्या है, रियल। अब आप सोच रहे होगे सैलरी इसका नॉमिनल क्यों है, क्योंकि सैलरी आपकी एक एक्सपेंस है ना, एक खर्चा है, क्योंकि आपको वो क्योंकि आप वो अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो, तो वो बेसिकली वो आपके एक जो बिजनेस है उसका एक खर्चा है, इसलिए सैलरी को हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन यही होता है कि वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस की खर्चे हैं या गेन है, वो सब चीजों को हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। तो अब आप अकाउंट्स के रूल को अप्लाई करोगे। रियल का क्या रूल बोलता है, तो रियल का ये बोलता है कि सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश इज गोइंग आउट। सो रियल का क्या रूल है, रियल का ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल कैश इज गोइंग आउट, ठीक है, तो कैश जा रहा है इसलिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे। और सैलरीज इज एन एक्सपेंस। नॉमिनल का क्या रूल है, नॉमिनल का ये रूल है, डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains। तो ये जो सैलरी, पर्टिकुलर सैलरी है, वो आपकी क्या है, वो आपकी एक्सपेंस है, तो आप डेबिट कर दोगे सैलरी को, क्योंकि नॉमिनल का रूल यही बोलता है। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, यही बोलता है कि डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको आप डेबिट करो, और क्रेडिट क्या करो, जितने भी इनकम और गेन्स हैं। तो सैलरी क्या है कि एक्सपेंस, इसलिए हम सैलरीज को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश को। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सानवी फॉर 8000, मतलब आपने गुड्स को परचेज किया है, किससे परचेज किया है, सानवी से, ऑन क्रेडिट फॉर 8000, मतलब आपने 8000 के गुड्स सानवी से उधारी में लिए हैं, उधारी में लिए, आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने उधारी में ले लिया है। तो इसमें क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो है परचेसेस अकाउंट और एक तो है सानवी अकाउंट। सो इसका नेचर क्या है, एक का नेचर है रियल और एक का नेचर है पर्सनल। ठीक है, एक का नेचर है रियल और एक का नेचर है पर्सनल। सो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, अगर ये रियल है, जो गुड्स है वो रियल है, और जो सानवी है वो पर्सनल है। क्या है सानवी जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो रूल्स क्या बोलता है, अब रूल्स के अकॉर्डिंग रियल का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स को हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सानवी जो है वो गिवर है, क्योंकि आप उससे उधारी में लिए हो इसलिए उसका सानवी नाम आएगा। अगर आप उसको कैश में लेते तो वहां पे कैश आता, सानवी से आप उधारी में लिए हो तो
पर्सनल का क्या रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, सानवी से आप ले रहे हो, सानवी आपको गुड्स दे रही है, तो वो सानवी क्रेडिट हो जाएगी। सो डेबिट द गुड्स रिटर्न इज परचेज एंड क्रेडिट सानवी, आप सानवी को क्रेडिट में लिख दोगे। अब गुड्स सोल्ड टू आरव ऑन क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स को बेच दिया है, किसमें, क्रेडिट में, किसको, आरव को। आरव को आपने बोला कि चलो ठीक है आप गुड्स ले जाओ, पैसे मुझे बाद में दे देना, मतलब वो आपकी कैश सेल्स नहीं हुई है, वो आपने उधारी में उधारी उसको बोल दिया है कि आप बाद में मुझे आपकी उधारी चुका देना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो है सेल्स अकाउंट और एक तो है आरव अकाउंट। अब इसका नेचर क्या है, मतलब ये किस प्रकार के हैं। सेल्स आपका रियल अकाउंट में आता है, क्योंकि गुड्स आपके किस में आते हैं, रियल अकाउंट पे। क्यों आते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस रिसोर्सेज हैं। और आरव किस में आएगा, पर्सनल, क्योंकि फिर से पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है, पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई भी चीज पर्सन से रिलेटेड होती है, कहीं पे भी अगर पर्सन का नाम आ जाता है तो हम उसको पर्सनल में देते हैं। अब रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, रियल का रूल क्या है, रियल का रूल ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब गुड्स चले जा रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। और आपका पर्सनल का रूल क्या बोलता है, पर्सनल का रूल ये बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो आरव है उसको गुड्स मिल रहे हैं, तो आरव हो जाएगा रिसीवर, और रिसीवर को हमको क्या करना है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको आपको करना है डेबिट। तो हाउ इट विल अफेक्ट डेबिट आरव एंड क्रेडिट गुड्स रिटर्न एज सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कुछ चीज आप बेचते हो, अगर गुड्स को आप बेच रहे हो जिसमें आप नॉर्मली डील कर रहे हो, जिससे आपकी इनकम आ रही है, तो आप उसको लिखोगे एज सेल्स, गुड्स नहीं लिखोगे, एज सेल्स लिखोगे। तो कैसे होगा, डेबिट आरव होगा और क्रेडिट होगा आपका सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स होगा और डेबिट आरव होगा, तो आरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि गुड्स चले गए आपके बिजनेस से, ऐसे होगा। तो ये जो कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एज मैंने आपको बताया इसकी 4 सीरीज आएंगी, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको पढ़ाया हो, आपको अच्छे से समझ आया हो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स को प्रोसेस करना है, कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके उसको रिकॉर्ड करना है, और कैसे लिखते हैं अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे जर्नलाइजिंग करते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और मैं आपको अब तक के सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, और ये सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से, अगर आपको समझना आए तो वीडियो को बार बार देखना और अच्छे से समझना। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसमें आप मेल भी कर सकते हो। प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ, अगर जरूरत होती है, अगर डिमांड आती है कि मैं आपको उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करते रहती हूँ, तो प्लीज आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी आईडी है स्तुति कॉमटेक, जिसकी आईडी मैं आपको का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो गाइज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल which is स्तुति कॉमटेक, एंड गाइज, have fun and be safe. Thank you so much.